नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। कांग्रेस ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ उसमें चुनावी शंखनाद कर दिया है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी गई कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी चुनाव प्रचार अभियान के वे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया गया। कल ही पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा और बल्कि बहुत स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि प्रधानमंत्री पद किसको मिलेगा, कौन प्रधानमंत्री हुआ, क्योंकि नेता जो है वो सबको पता है कि नेता कौन है। यानी परोक्ष रूप से ये बात बहुत साफ कर दी गई कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की या कांग्रेस के नेतृत्व की तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन औपचारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। और आज जो अधिवेशन हुआ उसमें राहुल गांधी ने बहुत तरह की बातें कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए काफ़ी प्रहार किया। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जो चुनाव अभियान समिति का नेता बनाया गया है वो कितना प्रभावी होगा, उससे जो संभावनाएं हैं कांग्रेस की उस पर क्या असर होगा, कितना बेहतर कर पाएंगे उन संभावनाओं को। इसी पे आज हमारी चर्चा। इस चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नीलोत्पल बसु हैं, कांग्रेस की ओर से प्रभा ठाकुर हैं, और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है प्रोफेसर MP सिंह को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रभा जी आप बताएं, ये बात जो कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आई कि कांग्रेस में परंपरा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित करें सिर्फ इसलिए कि किसी और पार्टी ने कर रखा, हमारी कोई मजबूरी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिना कप्तान का कांग्रेस जो है चुनाव की ओर बढ़ रही है। पिछले 3 जनवरी को जब प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं तीसरी बार नहीं बनूंगा, मैं आई शैल हैंड ओवर द बैटन टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और इसमें यह भी कहा था कि राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, उनकी साख है, बहुत अच्छी है, बहुत कुशल नेता हैं, देश को नेतृत्व दे सकते हैं। और फिर सोनिया गांधी ने कहा था कि सही वक्त में इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन घोषणा नहीं की गई, लेकिन इशारों इशारों में बात कही गई। घोषणा करने में दिक्कत क्या थी? घोषणा कर तो दी गई। घोषणा ये कर दी गई कि जो राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि ये अधिकार चुने हुए निर्वाचित सांसदों का होता है पार्टी के, और वो जिसका चुनाव करते हैं, वो जिसे प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, ये उनका अधिकार है और यही चला आया है और यही संवैधानिक है। हम और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रधानमंत्री यहाँ बने, न कि व्यक्तिवादी सिस्टम से। व्यक्तिवाद हावी ना हो कि व्यक्ति अपने आप को प्रोजेक्ट कर दे और फिर पार्टी तो छोटी हो जाए और व्यक्ति बड़ा हो जाए। लेकिन प्रभा जी ठीक है, ये सैद्धांतिक रूप से या संवैधानिक रूप से, तकनीकी रूप से बात बिल्कुल सही है। सांसदों का अधिकार है या विधायकों का अधिकार होता है मुख्यमंत्री चुनना, वो बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन 2009 में आपने मनमोहन सिंह को अपना नेता तो बताया था कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय ये बात थी, 2009 में सांसद चुन के आते, मनमोहन सिंह को दोबारा बना देते और बने ही, तो फिर पहले से घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मनमोहन सिंह जी को भी देखिए, बाद में सांसदों ने तो एक तरह से अधिकार दिया था सोनिया गांधी जी को, उनको चुना था प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, ये कहते हुए मना किया कि भाई मैं सेवा के लिए आई हूँ जनता की राजनीति में, मैं सत्ता के लिए नहीं। ठीक है, 2009 की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसी बात को लेकर के उन्होंने, और फिर जब उन्हें अधिकार दिया तो फिर आप अपने चयन करें, तो फिर सोनिया जी को जब अधिकार दिया तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को, और उन्हीं को दोबारा भी उनको चुना गया। संवैधानिक रूप से बात बिल्कुल सही है। सांसदों ने अधिकार जो है उसका जब ये याद करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी जब पंजाब जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं तो स्थिति वहां भी वही थी। ये जब जो मर्जी आ जाए कह दो, ये थोड़ी चलता है, कुछ विश्वसनीयता तो रखनी पड़ेगी ना। देखिए असली बात क्या है, असली बात यह है कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। अब सामने दिख रही है पराजय, अब पराजय में ही अगर इनको घोषणा कर दी तो अगली बार क्या होगा? अगर आप कह रहे हैं पराजय है तो फिर चुनाव अभियान समिति का भी उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता? नहीं, मैं वो एक अब मजबूरी हो गई जब आपने इनको उपाध्यक्ष बना दिया। वैसे इनका आंतरिक मामला मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने उपाध्यक्ष बना दिया। आपने कहा ना परोक्ष और अपरोक्ष,
किसी को मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन थी कि भाई यहां इस समय सत्ताधारी कौन है। सोनिया जी लड़ नहीं रही हैं या लड़ भी रही हैं तो मतलब उनकी जो सेहत का था, तो इसलिए गांधी परिवार मजबूरी है, वो सबको पता है। तो इस समय परोक्ष अपरोक्ष राहुल गांधी जी थे। अब आप उनको बनाइए नहीं बनाइए, ये बनाइए वो बनाइए, उपाध्यक्ष बनाइए, कनिष्ठ बनाइए, वरिष्ठ बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? सुधांशु जी, आज मजबूरी होती तो सारे ही कांग्रेस जन जितने भी वहां बैठे थे वो एक स्वर में राहुल गांधी जी का नाम की लिए वो बार बार खुद ही कह रहा हूं ना जी, आग्रह कर रहे मैं थे। खुद ही कह रहा हूं। कोई मजबूरी आज क्योंकि मोदी दिग्विजय जी सिंह के जी का नाम बयान की देखिए, इस तरह घोषणा नहीं हुई थी कि आपने सभी दिग्विजय सिंह लोगों जी ने का बयान मिलकर देखा, के सारे महामंत्रियों ने कह दिया कि समर्थन नहीं दिया। राहुल गांधी को बनाओ। बड़े बड़े दिग्विजय आपके जी ने यहाँ पहले तो कह दिया था। नेताओं को दरकिनार कर दिया गया बीजेपी में, बड़े वरिष्ठतम नेता, यानी आज राजनाथ सिंह जी भी मोदी जी के कद से छोटे हम हो बात गए क्या हैं। कर रहे हैं? आपके सुषमा प्रभा जी, स्वराज आप फिर गलती कर रही हैं। हम कहीं बात क्या नजर कर नहीं रहे आते, हैं? अडवाणी हम जी नेतृत्व नजर की नहीं बात आते। कर रहे हैं कि क्या तो नेतृत्व कम से होना कम चाहिए, नहीं होना चाहिए। पार्टी बड़ी हम होती ये है। बात कर रहे सुधांशु हैं। जी, मेरे एक प्रश्न का जी, जवाब मेरा दीजिए। कहना नहीं, है कम से कम एक बात किसी ने बताएं। विरोध तो नहीं किया, सब मिलकर डिमांड आप कर रहे इनकी थे। बात छोड़िए आप कि ये इन्होंने तो अमरिंदर देखिए। सिंह को क्या कहा नहीं कहा। आप अपनी परंपरा ही देखिए, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जी। किसी को पता था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनेंगे? उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है खुद जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि इंदिरा जी कहती हैं इनका नेता कौन होगा, हमारे पास मोरारजी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, जगजीवन राम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, नेताओं की कमी नहीं है। किसी अंत तक पता नहीं था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप उसके एक वरिष्ठ जो है, एक मजबूत स्तंभ थे, आपकी पार्टी जो थी जनसंघ। ये नेता चुनने की बात आपने 2009 में कहा, मजबूत नेता, निर्णायक सरकार, आडवाणी को आपने बनाया, चुनाव आप हार गए। हाँ, तो हार गए, उसके बाद आगे पार्टी बढ़ी। इस बार अब की नरेंद्र मोदी जी आए। हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन नेतृत्व जो होता है सामने से करा जाता है। हमला जो होता है छाती पे लिया जाता है, पीठ पे नहीं लिया जाता है। जीते तो हम, हारे तो जनता। जीते तो हम, हारे कार्यकर्ता। जीते तो हम, नहीं तो हारे जो है स्थानीय नेतृत्व। नीलोत्पल बाबू, आप बताएं। आप तो खैर कांग्रेस भाजपा दोनों से आप अलग हैं, पहले इनके साथ थे, अब अलग हो गए। ये देखिए, अभी जो ये सब बातें सुनाई दे रहा ना, को बोल रहा है कैप्टन, ये सुधांशु जी छाती फाड़ने वाली बात कर रहे हैं। असल में जो सबसे बड़ा शंका की बात है, हमारे संविधान में बुनियादी तौर पे हमारे जैसे विशाल और विभिन्नता वाली देश के लिए संसदीय लोकतंत्र को चुना गया था। जी। हम सचेत रूप से राष्ट्रपति आधारित एक व्यवस्था को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि ये संसदीय प्रणाली के जरिए आप जवाबदारी का जो भूमिका होती है और जिसके बिना भारत जैसे देश चल नहीं सकती, उसको आपने तय किया। और अभी चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो आडवाणी जी को वो आप क्या जो स्लोगन बता रहे थे, मजबूत नेता, निर्णायक नीति, ये सब जो बातें होती रहती है, ये असल में ये वैश्वीकरण के जमाने में जो कॉरपोरेट जो मांग है कि वो जो जवाबदारी का जो पहलू है उसको कैसे कमजोर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर कार्यपालिक जो फैसला लेने का अधिकार वो चुने हुए जो मतलब विधायी का है, ब्रेक उससे में जाना पड़ेगा। नीलोत्पल, एक बहुत संक्षेप में आप अगर जवाब दे सकें ब्रेक में जाने के पहले। ये बात ठीक है, तकनीकी रूप से आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये आपके यहाँ भी होता है कि केरल में अगर सरकार बनती है तो चित्तानंदन बनेंगे, अगर त्रिपुरा में बनती है सरकार तो माणिक सरकार बनेंगे, पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो भला हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। पहली बात तो ये है कि हम कैसे ये थोपेंगे पहले से जो निर्वाचक है, जो मतदाता है, उसको अधिकार, उसका अधिकार बनता है कि क्या नीति है, क्या मुद्दा है, क्या कार्यक्रम है, उसके आधार पर वोट देना। छोटा सा अंतराल, और अंतराल के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर MP सिंह, उनके भी विचार सुनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी को जो चुनाव प्रचार अभियान का नेता बनाया गया है, उसके क्या परिणाम होंगे, कितना प्रभावी होगा ये।
हाँ प्रोफेसर एमपी सिंह साहब, आप बताएं कि ये जो बात हो रही है नेता घोषित किया जाना नहीं किया जाना, आप क्या मानते हैं कितना लोकतांत्रिक होगा या अलोकतांत्रिक होगा? क्योंकि ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है वो तो जननी है आधुनिक लोकतंत्र की, वहाँ की जो संसद है, वहाँ भी चुनाव सिर्फ ये नहीं है कि ये जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है, वो लोगों के पास सामने एक पसंद होती है कि चर्चिल होंगे या चैम्बरलेन होंगे अगर हमारी ये पार्टी, या फिर एटली होंगे, मैकडोनाल्ड होंगे, रामजे या दूसरी पार्टी का नेता हो जाएगा। तो नेता का चेहरा भी होता है और पार्टी भी होती है, ऐसा वहाँ एक ऐसी परंपरा रही है। अपने यहाँ संविधान में ठीक है 75 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करेंगे, और फिर दूसरा उसी का जो है क्लॉज 2 कहता है कि वो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है जवाबदेह होगी, यानी उसको सांसदों का बहुमत होना चाहिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? हमने जो अपने संविधान में यह व्यवस्था की है वो ब्रिटिश कन्वेंशन को ही कोडिफाई कर दिया है। ब्रिटेन में जो परंपरा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसी परंपरा को हमने कोडिफाई कर दिया है। और जहाँ तक लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक होने का सवाल आपने किया, कनाडा में भी परंपरा ब्रिटेन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वहाँ हर चुनाव के पहले जो मुख्य राष्ट्रीय दल हैं उनके नेता का चुनाव उस पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में हो जाता है। तो चुनाव के पहले पब्लिक जान जाती है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, लिबरल पार्टी की सरकार बनी तो कौन होगा। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में मान लिया नेता का चुनाव हो गया और नेता ही चुनाव हार जाए, तब क्या होगा? तो नेता चुनाव हार जाए तो प्रधानमंत्री का चुनाव, आपने मुझे गलत समझा, पार्टी के नेता का चुनाव, पार्टी के नेता का चुनाव, और उसमें एक ज्यादा लोकतांत्रिक परंपरा है, वहाँ ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ, इस अर्थ में कि पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होता है हर पार्टी का, और उस पार्टी के डेलीगेट्स हर प्रोविंस से वहाँ जाते हैं, चुने हुए डेलीगेट्स। आज राहुल गांधी ने भी एक तरह से जो अमेरिका में प्राइमरीज की बात कही गई है ना कि नीचे से है वो निर्वाचन होता है, आज उन्होंने भी कहा कि हम पंचायत में, ग्राम प्रधान में, कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से बात करके उम्मीदवार तय करेंगे, ये नहीं है कि हम खुद तय करें। कांग्रेस बदल रही है, तो एक प्राइमरीज वाली बात आज उन्होंने की है। प्राइमरीज वाली बात है, लेकिन वहां तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे, एक बार करेंगे कि नहीं अब वो भी निश्चित नहीं है, और अगर करेंगे तो दूसरी बार ऐसा होगा कि नहीं। अमेरिका में तो ये बिल्कुल हाँ, वो तो संस्थागत ढांचे के तहत हुआ था। और मैंने कनाडा की चर्चा इसलिए की। ये देखिए हर देश का अपनी परिस्थिति और उसके हिसाब से संविधान होता है। अमेरिका में तो दो ही पार्टियां होती हैं, दो ही पार्टियों का चुनाव होता है, मल्टी पार्टी वहाँ भी कनाडा में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नहीं, कनाडा में, अमेरिका में ज्यादा उपयुक्त है। आप रॉस पेरोस भूल रही हैं। अब यहाँ तो संविधान और कनाडा का संविधान दोनों एक। अच्छा, हम लोग कई विषय से भटक अमेरिका का रहे हैं। डिफरेंस। मेरा मतलब ये है कि मैं विषय पे ही कह रही हूँ हाँ, कि हर एक वो तो देश का अपना लोकतांत्रिक जो भी सिस्टम है वो अपना है, एक ढांचा होता है बुनियादी। उसी के अंतर्गत आज जो राहुल जी ने जो बहुत अच्छी बात कही है वो ये कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की, मजदूरों को सशक्त करने की, किसानों के लिए और सुविधाएं बढ़ाने की, और उन्होंने आज तक कांग्रेस ने क्या कहा, क्या किया, ये तमाम बातें होंगी। आज जो विकास है, ठीक है, आप जो भी करना ये हो कहा जन कि कल्याण के लिए जो भी कांग्रेस करने, मुक्त भारत बनाइए। हमारा सवाल दूसरा है। जब उन्होंने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जानी। मैं जाता हूं सरकार जहां हमारी सरकार है, कार्यकर्ता कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हम टिकट देंगे कार्यकर्ताओं की बात सुन करके। कांग्रेस बदल रही है, यानी वो खुद मान रहे हैं कि ये जो हाई कमान की संस्कृति थी वो गलत संस्कृति थी, ये मानना है। तो वो एक बदलाव ला रहे हैं। आप मानती हैं कि एक गलत संस्कृति थी? देखिए, जब परिस्थिति और वो समय समय पे देश काल और परिस्थितियां समय में देश में बदलती रहती हैं, तो परिस्थितियों के अनुरूप ही व्यक्ति को भी अपने पार्टी को भी ढालना होता है। तो उसमें क्या करेक्ट किया जाना चाहिए, क्या जनता की उम्मीदों के हिसाब से चलना चाहिए। नेतृत्व के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, आंख में स्वप्न और पेट में आग। अब इन मूल्यों पे इनका मूल्यांकन करिए। देखिए 10 साल से ये सांसद है, सिर्फ दो बार ये संसद में बोले, सिर्फ 43% जो है संसद की सिटिंग्स इन्होंने अटेंड करी है। सरकार को भी नसीहत जो दी है 3 बार दी है। 10 साल से जो व्यक्ति 125 करोड़ जनता का विधाता हो,
उसका उत्तरदायित्व हिंदुस्तान की जनता के प्रति क्या था, ये खुद सोचिए। इसके लिए देखिए, नेतृत्व के लिए समर्पण और अर्पण ये तो जनता तय करेगी। मैं आपसे जो आपने बात करी कि क्यों नहीं और क्या होना चाहिए, देखिए नेतृत्व जो होता है, जो मैं बार बार कहता हूं, नेतृत्व में एक विश्वसनीयता होती है, एक प्रामाणिकता होती है। बातें करने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बातें तो कोई भी कुछ कर ले। प्रामाणिकता क्या है, आपने आज तक क्या करा? आज भ्रष्टाचार वाले नहीं, आपकी प्रामाणिकता भी तो चुनाव के बाद तय होगी ना सुधांशु जी। आपने नरेंद्र मोदी की तो चुनाव तय करेगा ना। मैं आपको वही बता रहा हूं, एक है नरेंद्र मोदी परफॉर्मेंस, आज 12 साल से उनका कार्यकाल क्या रहा, उसके बेसिस पे लोग उनका तय करेंगे। आपके यहाँ तो इतना विद्रोह था कि आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया सारे पदों से जब उनको प्रचार अभियान समिति का जो नेता बनाया गया। आज हमारा नेतृत्व क्या है, प्रश्न ये हो रहा है, उस नेतृत्व का जनता मूल्यांकन या विश्लेषण किस बात पे करेगी? उनका 12 साल का कार्यकाल क्या है, को कम सुन पाए हैं, उनको मौका देना चाहिए। आपको थोप रहे हैं। असल में मैं पहले भी जो बोल रहा था, ये जो एक ब्रेक के बाद आप ही को हम मौका देंगे। फिलहाल एक छोटा सा विश्राम। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ नीलोत्पल, आप बताएं, आप सीधा किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी? मैं ये बोल रहा ना, ये जो अभी थोड़ा तो स्टेज रिहर्सल देख लिया है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछल रहे हैं और मुद्दा पीछे। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्या उनका विश्वसनीयता है? जो आकलन आ रहा है गुजरात का, जो प्रचार हो रहा है और जो सच्चाई है, दोनों में जमीन आसमान फर्क है। और सवाल ये है, ये इतना बड़ा विशाल देश है, वहां पे गुजरात में क्या हुआ है वो लोगों को जरूर पता करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वो व्यक्ति सब उनका श्रेय है। तो ये तो थोड़ी हो सकता है कि आज अगर कोई बोलता है हम हिंदू राष्ट्रवादी है, हमारे जैसे बहुलता वाली देश के अंदर जो जहां पे मतलब बहुत किस्म के लोग हैं बोलते, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रवाद का हिंदू धर्म के साथ इसको जोड़ के देखना ये हमारा परंपरा नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं ना, तो ये नीतिगत बातें हो नहीं पाएगा जब ये जो नामों और रागा। कांग्रेस की सोच प्रभा जी थोड़ा मुझे थोड़ा समय बहुत कम है, संक्षेप में। तो इसलिए बोल रहा है ना कि ये तो मतलब हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसको धज्जियां उड़ाने के लिए ये सब स्थिति पैदा कर रहा है कि दोनों व्यक्ति के बीच कौन देखने में अच्छा है, कौन भाषण अच्छा देता है, कौन ज्यादा प्रचार करता है। ये जो कॉर्पोरेट के खेल में पूरे देश को फंसा देना, ये चक्कर में ये लोग हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। नहीं ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत सार्थक है जी। इस समय देश के सामने मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार का, सुशासन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है गुजरात के अंदर। मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार के बारे में कितना सीएजी रिपोर्ट आया है? गुजरात के जनादेश का कुछ सम्मान करिए। यही अजीब सा बात है। 15 साल से आप करते आए हैं और हर बार आप देश का जनादेश, आप देश की बात करें, गुजरात की बात करें, देश का जनादेश और देश देगा ना। लेकिन आप इसका जवाब दें। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में वंशवाद नहीं है, कैडर आधारित पार्टी है, आप कहते हैं, लेकिन आज व्यक्तिवाद कितना हावी है। नरेंद्र मोदी नमो के अलावा आपकी पार्टी में क्या है? बच्चों को, बीबियों को बता दूं, जो कि ये पहली बार आरएसएस बाकायदा औपचारिक मतलब प्रेस बयान देते हुए ठोक दिया है बीजेपी के ऊपर। इनकी नकारात्मक राजनीति इनका प्रतिबंध था। प्रभा जी समय कम है। नकारात्मक राजनीति ने कहाँ इनको हाशिए में रखा? ये खुद देखिए कि बीजेपी के घोषित प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते कांग्रेस पे, कभी वो ये कहते हैं क्या कि मैं इतने रसोई गैस सिलेंडर करूंगा, मैं इतने नौजवानों को रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम मुफ्त चिकित्सा देंगे, अगर हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे? ये कभी कहते हैं क्या? सिवाय कांग्रेस के नेताओं प्रभा जी एक प्रश्न का आप जवाब केवल दे दीजिए। ठीक है,
राहुल जी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन सिलेंडर कह रहे हैं हम 12 कर देंगे प्रधानमंत्री। अरे आपकी पार्टी की सरकार है, अब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपने 27 सितंबर को जाकर के राहुल गांधी ने अध्यादेश की प्रति फाड़ दी, तो एक प्रधानमंत्री के ऊपर क्या सुपर प्रधानमंत्री है वहां पे क्या है? आप इसको और आज मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचें तो हम जगह दे देंगे, तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, मणिशंकर जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन राहुल जी ने जो 12 सिलेंडर की बात कही वो जनभावना को देखते हुए कही। आज महिलाओं की ये भावना है, हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई। आपकी सरकार है, 12 आपकी सरकार सिलेंडर है। रसोई गैस के होने चाहिए। देखिए मोदी जी के मोदी जी हमेशा आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद सत्ता में आने पे क्या करेंगे? कितने सिलेंडर देंगे? क्या डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे? क्या पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे? इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। ये वो कभी नहीं कहते भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, क्योंकि ये तो अब जनता ही तय करेगी कि नरेंद्र मोदी होते हैं, राहुल गांधी होते हैं, कोई और होता है, कैसी सरकार होती है। ये अप्रैल मई में जब चुनाव होगा तो वो पूरी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक जनता है, लेकिन जनता के सामने सही तस्वीर पेश करना मीडिया का काम है, और वही हम सभी कर रहे हैं कि कौन सा नेता होगा। और संसदीय लोकतंत्र में सांसदों का जो अधिकार है निश्चित रूप से वो अक्षुण्ण होना चाहिए। सांसदों का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता है। आप अपने सुझाव हमें भेजें as.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आमने सामने कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।